हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चलते हैं, ये है विशेष रूप से रीट वाले सेकंड ग्रेड या जैसे वीडियो की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी तक हमने स्टडी की है जैसे अम्ल, क्षार और होते हैं लवण उनकी। और आज चलते हैं है तो उन मतलब तीनों में से अंदर का टॉपिक। तो जैसे आगे बढ़ाते हैं, आपने नाम सुना होगा नंबर 1 में अम्ल राज। अम्लराज, तो अम्लराज किसे कहा जाता है? यानी अम्लों का राजा। जैसे फलों में क्या है, मतलब फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। तो आम जो है वो सबसे एक सीजनेबल है, हमेशा नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उसको जो दर्जा प्राप्त है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आम को ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, आम एक प्रकार से औषधि के रूप में भी काम आता है। और जो आपने देखा होगा जैसे स्लाइस आती है या मैंगो फ्रूटी आती है, वो आम से बनती है। आम इतने कॉस्टली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनको जो माजा जैसी कंपनियां और दूसरी स्लाइस जैसी कंपनियां, तो इसको जो है ना मतलब खरीद लेती है और उनसे बनाती है आम का जूस। तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, अम्लराज। तो अगर आम मान लो, जैसे आम अगर 12 महीने भी आता तो उसकी बिक्री जरूर होती, लेकिन 12 महीने नहीं आता। एक सीजनेबल क्या है, फ्रूट है ये। अभी भी आपने देखा होगा, पहले देखते होंगे जैसे पत्ता गोभी है, गोभी ये सर्दी के दिनों में आती थी, लेकिन आजकल ऐसी ये सब्जियां होगी जो पूरे 12 महीने आती है। तो ज़्यादातर जो रिसर्च हुए हैं वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयास करके ऐसी सब्जियां बनाई जो 12 महीने आ रही। लेकिन आम अभी भी एक ऐसा फल है जो किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा यूनिक एक मतलब रिसर्च करके या कोई नई किस्म बना करके इसको 12 महीने तक उपलब्ध कराया जा सके। तो है मतलब खोजों में देखे तो विज्ञान बहुत मतलब ऊंचाई तक पहुंच गया। हर एक क्षेत्र में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी अभी जहाँ पर मतलब विज्ञान नहीं पहुंचा है, अभी भी वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा सके। तो दो तीन चीजें, जैसे उदाहरण के रूप में सपने क्यों आते हैं, इसकी खोज अभी तक नहीं हुई। मतलब वैज्ञानिक प्रयास करने लगे सपने क्यों आते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा मतलब होती है क्रिया विधि, लेकिन आते कैसे हैं और क्यों आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, ये सारी चीजें भी रिसर्च का विषय है। दूसरा, जब मृत्यु होती है तो कहते हैं आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। तो फिर वो जो आत्मा है किस प्रकार की होती है, कैसे शरीर में प्रवेश करती है और कैसे बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से ये कई चीजें और कहीं अभी खोजे जो है होना बाकी है। अम्लराज, इसमें मुख्य स्थान होता है H2SO4। H2SO4, इसको क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है ये, यानी अम्लों का राजा। ज्यादा इसका उपयोग जो होता है कायम होता है बैटरियों में होता है ये। तो याद रखिए, पहला तो यही है अम्लराज, और जो है इसका उपयोग बैटरियों में होता है। बैटरियों जैसे चाहे इन्वर्टर की हो, ट्रैक्टर की हो, किसी की भी हो, और बड़े बड़े उद्योग है वहां पर तो इनका प्रयोग होता ही। तो अम्लराज H2SO4 को कहा जाता है और इसका उपयोग काय में होता है? बैटरियों में होता है। तो इसका ये उपयोग याद रखना। इसके बाद चलते हैं नंबर 2 में, रॉयल वाटर। रॉयल ऑफ वाटर, इसका भी नाम है, आप याद रखना। ये होता है एक्वेरेजिया या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इसको कहा जाता है रॉयल ऑफ वाटर। तो ये दो अम्लों से मिलकर के बनाया जाता है। जैसे एक तो होता है HNO3 और एक होता है HCl। तो इसमें देखिए कौन सा क्या होता है इसमें, तो 3 HCl प्लस, यानी 3 भाग तो क्या होता है HCl, और प्लस एक भाग जो होता है HNO3। HNO3 बराबर एक्वारेजिया। यानी अगर सूत्र के रूप में लिखें तो यूं आ जाएगा
HCl डॉट HNO3। तो ये क्या है, एक्वा रेजिया होता है। तो याद रखिए 3 भाग तो इसमें HCl होता है और 1 भाग जो है HNO3 का होता है। यानी ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नमक का अम्ल, और ये होता है सोरे का अम्ल, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों से एक्वा रेजिया बनाया जाता है। क्या उपयोग होता है, जटिल से जटिल धातुओं को गलाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में ये फर्क नली है, अब इसमें अगर एक्वा रेजिया यानी ये वाला जो है ना एक्वा रेजिया भर दिया जाए और ये भरा हुआ है और इसके अंदर किसी भी सिक्के का, जैसे 1 रुपये का सिक्का आता है, तो वो इसमें डाल करके 1-2 मिनट इसे हिलाओगे तो इसमें ये सिक्का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। तो इतना हाँ ये होता है, मतलब अम्ल राज से भी ज्यादा इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब इसका जो उपयोग होता है, उपयोग होता है इसका चांदी के, सोना और चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि सोना AU, सोना प्रतीक होता है इसका, आरम कहा जाता है। वह AG यानी अर्जेंटम, चांदी का जो लेटिन नाम होता है अर्जेंटम, सोने का लेटिन नाम होता है आरम, इसलिए इसका प्रतीक क्या होता है, AU होता है सोने का। अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, लेकिन आपको याद है लेटिन भाषा ग्रीक भाषा के अनुसार विभिन्न नाम रखे गए हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम का जो है वैसे तो नाम का है जैसे सोडियम, ये ऐसे एस होना चाहिए, लेकिन सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, यानी नेट्रियम। ये लेटिन शब्द से मिलके बना है। वैसे जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, अब इसका बनेगा कैल्शियम, तो ये तो सी ऐसे बन गया आगे, तो मैग्नीशियम ऐसे। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जो है लेटिन भाषा के अनुसार नाम रखा गया, तो उनका पहला जो प्रतीक होता है ना वो लेटिन नाम से ही लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है इनके उपयोग है। तो इसका मतलब होता है चांदी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, रॉयल ऑफ वाटर यानी कि एक्वा रेजिया का। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नंबर तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ये जो होता है देखिए, जैसे मैग्नीशियम Mg धातु, तो ये Mg जो धातु है तो इसके साथ में क्या होता है OH हाइड्रोक्सिल, और इसकी संयोजकता 2 3 उसको कहा जाता है ये, तो अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दूध के समान सफेद होता है, ये दूध के समान सफेद होता है ये, इसलिए इसके नाम क्या रखा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम का दूध। तो इस प्रकार से इसका जो सूत्र होता है याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है। और ये क्या काम आता है, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता पेट की अम्लता दूर करने में। जब शरीर में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, यानी आमाशय में, पहले मैंने बताया था देखिए,
आमाशय। इसकी दीवारों में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। और ये जो जठर ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित होता है जठर रस। ये जो जठर ग्रंथियां होती है उनसे स्रावित होता है जठर रस, जठर रस। और जठर रस में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है HCl और एक होता है एंजाइम, एंजाइम। तो एंजाइम में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो HCl के कारण इसका माध्यम आमाशय का क्या होता है, अम्लीय। मैंने आपको पहले बता दिया था। एंजाइम होता है सबसे प्रमुख एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन। दूसरा जो होता है वो होता है रेनिन, रेनिन। हालांकि छोटे बच्चों में प्रभावी होता है, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, और अधिकतम मतलब 5 वर्ष तक। तीसरा होता है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये बिल्कुल कम मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा प्रभावी पेप्सिन है ये। तो पेप्सिन जो है हमारे शरीर में खाएगा पाचन, शरीर का मतलब आमाशय में खाएगा, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। लेकिन किसके, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो ये जब भोजन बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं या फिर उल्टा सीधा खा लेते हैं। उल्टा सीधा खाने का मतलब जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति, क्या हम सभी डिनर में जाते हैं। अब डिनर में जाते हैं तो वहां पर कई ऐसी चीजें मिलती है जो नहीं खानी चाहिए, लेकिन वह ब्याह शादी है और हम गए, जैसे वहाँ लिफाफा देके भी आएंगे। तो कई बार तो क्या होता है कि जो लिफाफा देके आएंगे तो उसका पूरा वसूल करना, तो कई व्यक्ति क्या है उल्टा सीधा खाते हैं वहां पर। तो लास्ट में फिर आपने देखा होगा एक चीज नोट करना, ज्यादातर जो काउंटर होता है, जैसे वापस खाना खा के निकल रहे तो वहाँ गेट के पास में ही ज्यादातर ये, मतलब कई जगह मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, मतलब स्टडी की है, कई जगह मैंने देखा है जो टोमेटो सूप नाम का जो स्टॉल लगाया जाता है वो गेट के वहाँ लगाते हैं। सारी चीजें खा ले, फिर भी लास्ट कई व्यक्तियों की भीड़ रहती है, ले यार मतलब टोमेटो सूप ही पी ले। तो आते आते क्या है टोमेटो सूप पी लेते हैं, जबकि वो गर्म रहता है, वो गर्म। जबकि टोमेटो सूप में है क्या, मतलब एसिडिक प्रवृत्ति का है वो। उल्टा सीधा आपने मतलब खाना तो पहले खा लिया, लेकिन उसको जाते आते और उसको पी लेते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, शरीर में एसिडिटी हो जाती है। कई व्यक्तियों को इधर तो खाना खा के निपटे और हाथों हाथ जो है ना चाय या कॉफी पी लेते हैं, तो उससे भी, क्योंकि अम्लीय प्रकृति के दोनों, तो उससे भी क्या होती है, एसिडिटी होती है। नहीं पीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 घंटे हो जाए उसके बाद चाय, खाना खाने के 2 घंटे बाद चाय या कॉफी पीना चाहिए। तो एक तरह से ठीक है, मतलब आसपास जो चिकने पदार्थ है जो भोजन में ग्रहण किए, जो हाथों में चिपक जाते हैं उनको दूर कर देते हैं। इसमें तो लॉजिक है। लेकिन हाथों हाथ जब खा लेते हैं तो वही एसिडिक प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद, तुरंत बाद कॉफी या चाय नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से क्या होगी, एसिडिटी होगी। आपने, हमने, सबने, या आपने डिनर में जैसे भोजन ग्रहण किया, लास्ट में आते आते ऐसी चीज, एसिडिक प्रवृत्ति की जो चीज है वो कभी भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा एसिडिटी होगी। सबसे बड़ा लॉजिक है, मैंने कई व्यक्तियों में देखा, बताया भी सही। आप खाना खा लो कैसा भी, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, मीठा खाना चाहिए। फिर मीठा खाने से, अगर जैसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं जैसे डकार आ रही है, तो जो अगर ज्यादा भी खाना खा लिया और आपने जैसे मीठा लास्ट में खाया है, तो जो है ना वो जो मतलब सामान्यतः जो गैस बनती है उसकी बुलबुले उठते हैं वो उसके रूप में, डकार के रूप में, तो वह मीठे के कारण एसिडिटी उत्पन्न होगी। इसलिए आपने देखो ना कई प्रकृति के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मीठा लास्ट में खाते हैं। मेरी माने तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो कहने का अर्थ है, ये मतलब यूं नहीं कहाँ का फटी हुई चीजें, मैं वास्तविक रूप से ये मतलब मैंने कई व्यक्तियों में बताया और खुद पहले तो मैं प्रैक्टिकल मैंने किया, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। तो खाने का मतलब खाने पीने पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे बैगन है, बैगन के साथ अगर आपने बैगन के तुरंत बाद दही खा लिया या दूध पी लिया तो निश्चित रूप से क्या है, सोराइसिस होती है या दांत खाज खुजली हो जाएगी। सोराइसिस आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, अगर एक बार होगी तो फिर दोबारा ठीक नहीं होती है, चाहे कितने दावे किए जाए। सोराइसिस का मतलब हाथ पैरों में चिपके हो जाते हैं, पूरा शरीर धीरे धीरे करके सफेद हो जाता है ना। वो कहते हैं चितकबरे टाइप के व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो कैसे होती है, मछली के तुरंत बाद दही या दूध का सेवन करना, या जैसे अभी हाल बताया था मैंने, बैगन के जस्ट बाद यदि
दूध या दही का सेवन करें। तो अब इसमें कई लॉजिकों को हमने तो कई बार खा लिया, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो एक ठीक है, आपके शरीर में अभी ऐसे प्रतिरक्षी हैं जो आपको बचाव कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिरक्षी भी कहाँ तक बचाव करेंगे। आपने देखा होगा हम बीमार क्यों होते हैं, और बहुत से व्यक्ति से बीमार बिल्कुल कम होते हैं, या बहुत से बार बार बीमार होते हैं। तो दो व्यक्ति देखिए, दो व्यक्ति है, दोनों हॉस्पिटल गए, जो मरीजों का वार्ड था उसमें गए, कुछ घंटे घूमने के बाद मिलने के बाद वापस आ गए। एक व्यक्ति तो बीमार हो गया, दूसरा नहीं हुआ, यानी दो दोस्त गए थे ना, उनमें से एक तो बीमार हो गया आते ही और एक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था, जो बीमार नहीं हुआ उसके शरीर में क्या थी, प्रबल प्रतिरोधी क्षमता थी, यानी WBC की संख्या अधिक थी। इसलिए चाहे बैक्टीरिया उसके शरीर में गए, लेकिन उन WBC ने उसको नष्ट कर दिया, यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए। आज आप देखो कोरोना चला था, तो कोरोना के इंजेक्शन ने या जो टीका लगाया गया उसने मतलब ठीक थोड़ी किया हमारे शरीर को, ठीक किया है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने। उसने क्या किया, सिर्फ प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित किया है। जो भी क्षमता है हमारे शरीर के अंदर है, मतलब उसको तो सिर्फ मोटिवेट करने की जरूरत होती है, चाहे वो इंजेक्शन के द्वारा करें या व्यायाम के द्वारा करें या विलोम प्रतिलोम के द्वारा करें, तो कई ऐसी चीजें होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एसिडिटी, पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है। हाँ, इसमें देखा होगा कहीं कभी अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो एक सिरप आता है, इस पे लिखा होता है एंटी एसिड, ये जैसे नाम तो आपने सुना होगा डाइजिन, डाइजिन नाम का जो सिरप होता है, इसको पढ़ के देखना, उस पे क्या लिखा रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। आजकल जितने भी बन रहे हैं वो सब एंटाचिड, इनको एंटाचिड भी कहा जाता है। तो ये मतलब अम्लीय पर, क्योंकि क्षार है ना ये, तो पेट में हो रही अम्लता, तो जैसे देखिए ये एसिड बन रहा है HCl प्लस MgOH2, ये क्या है, क्षार है। देखिए क्या कर रहा है, देखते हैं क्या बनता है, MgOH2 प्लस HCl, तो Mg क्या करेगा, Cl से, तो MgCl प्लस H जुड़ेगा और ये H जुड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा H2O संतुलित। क्योंकि वो जैसे आपको तो मतलब पता लगे बन गया, लेकिन संतुलित करनी पड़ती है अगर जानकार हो तो कारण है ना, जैसे देखिए OH दो है, तो यहाँ OH ये तो एक ही, इसलिए इसके आगे कितना करना पड़ेगा, दो आगे, तो H 4 हो गए। तो ये जो H 4 है उसको, ये H है ना, यहाँ तो दो, एक कोष्टक बंद हो रहा है ना, इसलिए इसको भी 4 करना पड़ेगा। इसके आगे कहाँ लगेगा, दो आगे लगाएंगे, दो आगे लगाते Mg भी 2 हो गया, तो फिर ये इस Mg को भी 2 करना पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा फिर Mg 2, जैसे ही हो गया मान लो ये 2, तो इसको Mg 2 कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे 2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फिर हमारे को, तो इसकी Mg की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर इसकी संख्या 2 लग गई, तो Mg एक ही था। अब H दे के HCl, तो H कितना हो गया, यहाँ हो गया 2 और एक 3, जबकि यहाँ 4 हो रहे हैं, इसलिए 2 आगे लगाना पड़ेगा। 2 आगे लगते ही क्या हो गया, यहाँ पर Cl भी क्या हो गया, 2, तो Cl ऑलरेडी 2 हो गया। इसलिए अगर कई बार भी संतुलित करके देखते हैं 2 आगे लगा दें, तो अपने आप ही वो अपने आप ही संख्या यहाँ पर आ जाएगी, बोल जाएगी, तो इसलिए आप गलती नहीं कर सकते। अगर आप 2 भी लगा दोगे ना आगे तो नहीं लगेगा वो, इस प्रकार से ही तो नियम होता है ना कि भाई इसकी संख्या 2 है मैग्नीशियम की, तो यहाँ निश्चित रूप से लगेगी लगेगी, इस प्रकार से। तो मेरे बताने का अर्थ ये था कि ये क्या बन गया, ये बन गया लवण। लवण बनते क्या हो गया, एक प्रकार से उदासीन, और इसमें वैसा का वैसा पानी मिल गया, तो एक प्रकार से क्या हो जाता है, ये उदासीन प्रकृति के रूप में आता है ये काम। तो फिर क्या हो जाता है, वो जो एसिडिटी उत्पन्न हुई थी ना, वो समाप्त हो जाती है और फिर नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति, इस प्रकार से। तो ये जो है पेट की अम्लता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद है बफर विलयन, तीसरा टॉपिक पढ़ते अपन, बफर विलयन। इसका एक और चीज नोट करना, इसका जो है इसकी जो है ना Mg का मिल्कोआ pH,
तो पीएच जो है इसका 10.5 होता है, किसका? MgOH2 जो है उसका जो पीएच है, पीएच 10.5 होता है। ये भी आप इसका याद रखना है। और उसके बाद आते हैं बफर विलयन। बफर तीसरा है बफर विलयन। तो देखिए बफर विलयन क्या होता है। तो ये ऐसा विलयन होता है जिसमें मान लो कोई ऐसा विलयन जिसमें अम्ल और क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसका पीएच मान अपरिवर्तित हो जाए। याद रहेगा, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की मात्रा मिलाने पर उसका पीएच मान अपरिवर्तित हो जाए, इसको क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये कई जो मेडिसिन होती है, जो कई मेडिसिन होती है इसी आधार पर बनाई जाती है। तो इसमें देखते हैं दुर्बल नंबर 1 में, जैसे दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो बराबर ये बनेगा लवण। या इसमें यूं मान लो ये लवण था, तो यहाँ पर लवण बराबर क्या कहलाएगा? बफर विलयन। बफर विलयन कोई लवण है यदि या विलयन, इसमें क्या है जैसे ये अम्ल और क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इन दोनों की मात्रा मिलाई गई उस लवण में, तो ऐसा जो लवण है ना वो क्या बन जाएगा? बफर विलयन बन जाएगा। और दूसरा है नंबर 2 में दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल प्लस लवण, तो ये भी क्या हो जाएगा? बफर विलयन। विलयन तो इस प्रकार से इसमें मेडिसिन भी बनाई जाती है। तो याद रहेगा, ऐसे ऐसे पदार्थ जिनमें किसी विलयन में अम्लीय व क्षारीय पदार्थ मिलाने पर उनका पीएच अपरिवर्तित हो जाए, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? बफर विलयन कहलाते हैं। और ये बनाए जाते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। हालांकि इनमें क्या है? क्षारीय और अम्लीय प्रकृति के होते हैं ये जो बफर विलयन है ये। तो इसमें जैसे मान लो उदाहरण के रूप में ये चाहे अम्ल कम है इसमें, तो ये अम्लीय अम्लीय बफर विलयन होगा। बफर विलयन। और ये होगा चाहे इसमें इसकी है क्षार की कम, तो ये क्षारीय बफर विलयन होगा। इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। जो बफर विलयन होते हैं क्या होते हैं? एक प्रकार से आपने जैसे शहद देखा होगा, ग्लिसरीन देखी होगी, तो ये थोड़े गाढ़े होते हैं। मतलब वो जो विलयन होते हैं, एक तो होता है तनु, देखो एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। मतलब तनु का मतलब जैसे पानी की तरह, और सांद्र का मतलब गाढ़ा, जो तेले प्रकृति को जो गाढ़े बढ़ते हैं, इस प्रकार के सांद्र। तो इस प्रकार से ये होते हैं। ये अम्ल भी ऐसे होते हैं, मतलब तनु भी होते हैं शांत। तनु की प्रकृति थोड़ी कम होती है, शांत की प्रकृति ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसके बाद चलते हैं सूचक, इंडिकेटर कहते हैं इनको अंग्रेजी में।
सूचक, अंग्रेजी में इनको इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये जो सूचक होते हैं इनका प्रयोगशाला में या कहीं जो कल कारखाने होते हैं मेडिसिन बनाने में आदि में इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें किसी विलयन में अम्लीय और क्षारीय एवं उदासीन होने की प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। देखिए, अम्लीय प्लस क्षारीय प्लस उदासीन। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। एक बार फिर देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे किसी विलयन भी हो सकता है, क्योंकि विलयन लगाएंगे, तो ऐसे पदार्थ जिनसे किसी विलयन में अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं, यानी इंडिकेटर कहलाते हैं ये। तो ये जो रासायनिक प्रयोगशाला में आपने देखा होगा, जैसे अगर साइंस के विद्यार्थी होंगे तो ट्राइटेशन करते हैं प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री के लैब में, तो वहां पर दो प्रकार के पदार्थ काम में आते हैं। एक तो आता है फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन ये काम आता है। दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज, ये क्या है? सूचक है। इनके द्वारा जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन है, इनका पता लगाया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ये तो रासायनिक सूचक है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो प्राकृतिक सूचक रहते हैं, यानी प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक सूचक में सबसे ज्यादा नाम होता है लाइकेन का, लाइकेन। अब वो कुछ होंगे ऐसे जो स्टूडेंट फर्स्ट बार सुन रहे होंगे लाइकेन का, और साइंस के तो सुन रहे होंगे। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं शैवाल प्लस कवक, शैवाल और प्लस कवक दोनों के सजीवन से बनते हैं, यानी दोनों का सजीवन होता है प्रकार से, यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के हिसाब से शैवाल और कवक दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है। उस संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। और ये जो लाइकेन है एक प्रकार के क्या है? ये पादप हैं, ये बिल्कुल छोटे पादप होते हैं ये, और इनकी विशेष प्रकृति क्या होती है? संवेदनशीलता होती है। और एक और देखिए, लाइकेन से कई प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है, कई प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। किसका? SO2 का। अगर किसी स्थान पर लाइकेन नष्ट होने लगे, नष्ट होने लगे, तो समझ जाना कि वहां पर कौन सा प्रदूषण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण हो रहा है। तो याद रखना, अगर किसी स्थान पर लाइकेन नष्ट होने लगे तो वहां पर कौन सा प्रदूषण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी आसपास के कल कारखाने, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको लाइकेन को जो है प्रदूषण सूचक भी कहा जाता है। कौन सा? वायु प्रदूषण सूचक कहा जाता है इसको। इस प्रकार से। और इसमें लास्ट टॉपिक है जो समाप्त कर देते हैं। कल हम जो है जीव विज्ञान का जो टॉपिक लेंगे कोई, और वो टॉपिक भी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम स्टडी करेंगे जंतु जगत में योजक कड़ियां और जंतु जगत में जीवाश्म। मतलब है तो सही वजह, मतलब भाई जंतु जगत में योजक कड़ियों का मतलब दो वर्गों के बीच के जीव जिसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो पहले स्टडी कर लेते हैं हम अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन कहा जाता है इसको। तो अम्लीय वर्षा किस प्रकार से होती है? देखिए, जब वर्षा जल, जैसे वर्षा हो रही है, प्लस उस वर्षा जल में मिल जाए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर
डाई ऑक्साइड गैस मिल गई और उसी दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाए, ये यानी वर्षा जल में जब सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिल जाए तो ये बनाएंगे वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी जो मतलब वर्षा होती है उसमें क्या आने लगते हैं, अम्ल, अम्ल की बौछार होती है या अम्ल का रेशा आने लगता है। तो कई जो धातु युक्त पदार्थ जो धातुओं से बने रहते हैं ना, उस पर क्या हो जाएगा, आप देखो लोहे की या स्टील की कोई भी छड़े, उस पर छड़े या बर्तन है, उस पर कुछ एसिड के छींटे देके देखना, वो काला हो जाएगा वहां से। इस प्रकार से तो ये कहीं जो ना आज आगरा का जो ताजमहल है धीरे धीरे उसका जो संगमरमर से बना है, और संगमरमर जो है वो अम्लीय वर्षा के कारण क्या है, काला पड़ता जा रहा है, क्योंकि आसपास मथुरा के अंदर जो कारखाने हैं ना, तो उनका प्रभाव वहां तक हो रहा है। इसलिए पहले तो आसपास के कल कारखाने जो थे ना ज्यादातर, जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती थी, उनको बंद किया गया। तो इस प्रकार से जो है ये अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वो होता है पीएच 5.6, पीएच 5.6 होता है। तो वर्षा जल के साथ कभी कभी जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाती है, और वहां पर पानी के साथ जो है अम्ल आता है, जिससे खेतों की उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाएगी, जहाँ किसी पे गिरेगा उसको प्रभावित करेगा। इस प्रकार से ये टॉपिक थे। तो आज ये जितने भी थे आपके कंप्लीट आए वो समाप्त हो गया, और कल हम स्टडी करेंगे जीव विज्ञान के टॉपिक की। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, उससे पढ़ाने वाले का भी कॉन्फिडेंस होता है। सब्सक्राइबर की आप चिंता मत करो, सब्सक्राइबर नेचुरल हो रहे हैं। फिर भी अगर आप कोई नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है टॉपिक, तो सब्सक्राइबर करें, इससे पढ़ाने वाले का कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ता है। व्यूज जब मैं टॉपिक बढ़िया पढ़ा रहा हूँ और व्यूज अच्छे आएंगे तो उसको और अच्छा टॉपिक मतलब अच्छे रूप से स्टडी करा पाएंगे। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको भी और धन्यवाद। इससे क्या आप जाने अनजाने में मतलब एक प्रकार से हेल्प भी कर रहे हो। जितना आप देखोगे तो सब्सक्राइबर तो मेरे न्यू मानो को बढ़ रहे हैं, आपका भी सहयोग है काफ़ी, और दूसरे स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं उनका भी सहयोग है। और जब आप शेयर करते हो चैनल को, तो शेयर करने पर क्या है और दूसरे भी देखते हैं, तो इससे वॉच टाइम बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, और मैं बीच बीच में जो शॉर्ट होते हैं ना, मतलब जो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट के क्वेश्चन, उनको भी डालता रहता हूँ। बाकी कल स्टडी करेंगे।